मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान। तो आज ये तीसरी क्लास है केमिकल काइनेटिक्स की। हमने पढ़ लिया था इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स। इसके लिए पूरा इंटीग्रेटेड इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? कोई भी रिएक्शन है उसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा है? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सपोज मेरी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमने सपोज कर लिया है। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर। ये हो गया हमारे क्या? इसके लिए रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन। इसके बाद आता है डिफरेंशियल फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा? माइनस रेट इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या है? कंपेयर करेंगे और इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड यहां से लिखेंगे माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 2। यहां तक हम पहुंच गए। हमारी आगे क्या इक्वेशन आ गई? डिफरेंशियल फॉर्म। ऐसे इसके बाद हम क्या करते थे? इसको इंटीग्रेट कर देते और लिमिट्स को पुट कर देते थे, बता देते थे क्या हो रहा है, क्या इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। दोनों वेरिएबल्स क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, उसको एक वेरिएबल्स को राइट हैंड साइड भेजना होगा। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बना था हमने यहाँ से आएगा माइनस dA अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू A t। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ऑफ x की पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। ये इंटीग्रेशन वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस 2 dA A इनटू। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं? लिमिट को यहाँ पे पुट करते हैं। टाइम लिमिट 0 से लेकर t तक। और टाइम जब 0 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। और टाइम t बेसिक कंसंट्रेशन को हमने सपोज की कर लिया है, ये 80 के बराबर है। ठीक है, अब x की पावर n dx। ठीक है, ये वाला मैंने आइडेंटिटी टेबल लिखी थी, उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पे लगा देंगे लिमिट a नॉट से a। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, यहाँ हो जाएगा t और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर। सो सॉल्व करेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स में। फिर देखेंगे क्या आता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। -2 + 1 -1 कंसंट्रेशन ऑफ
a raised to power minus upon minus a naught यहाँ पे हम जब लिमिट पुट करेंगे t माइनस 0 तो इसकी वैल्यू क्या है t के बराबर है। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस 1 इस माइनस से कट जाएगा प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन a नॉट at ये हो जाएगा a नॉट इज इक्वल टू अब क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे हो जाएगा 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू ये आ गया हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर जनरल निकाल लेंगे इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इसके बाद देखेंगे इस इक्वेशन से हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, इस इक्वेशन के फायदे क्या है। सेम है अगर हम इसको प्लॉट करें और रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे थे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का सिग्निफिकेंस था वैसे इसमें भी है कि हम इस इक्वेशन को पुट करके इस इक्वेशन को अगर प्लॉट करें 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में तो क्या हो जाएगा कि आएगा स्लोप और हम इक्वेशन को इसको पहले रीअरेंज करेंगे यहां से ये क्या है 1/80 इज इक्वल टू 1/a नॉट प्लस 3। ठीक है अगर हम इसको प्लॉट करें 1/80 वर्सेस टाइम, अगर एक ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में तो ग्राफ कैसा है y एक्सिस पे लिया हमने 1 अपॉन और x एक्सिस पे लिया हमने टाइम। इस इक्वेशन को गौर से देखिए इसमें क्या है ये y है और ये x एक्सिस पे तो y ये हो गया और ये x हो गया। x एक्सिस पे बचा क्या है mx y mx प्लस c तो ये पूरा का पूरा क्या होगा c हो गया और ये क्या हो गया m यानी ये हो गया c और ये हो गया इसका स्लोप। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है और स्लोप हम क्या लिख रहे हैं पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ कैसा होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है ये ग्राफ क्यों आ रहा है ऐसा, बाकी दोनों में डिक्रीजिंग कर रहा है क्योंकि वहां पे स्लोप क्या है नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू और ये इंटरसेप्ट जो है इसकी वैल्यू क्या होगी 1/a नॉट। ठीक है तो अगर हम 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हम इसकी स्लोप से एक्चुअल में स्लोप क्या रहेगा इसका रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस होता है। अब बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात करेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन सेम रहेगी जो जीरो ऑर्डर के लिए था, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, वही चीज क्या रहेगी सेकंड ऑर्डर के लिए भी। क्या होगा द टाइम रिक्वायर्ड to reduce the concentration of reactant to half its value, यानी उसकी कितना टाइम लग रहा है उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाए, यानी अगर उसकी कंसंट्रेशन 10 मोलर है तो कितने टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन 5 मोलर हो जाएगी। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आया था उसको पुट कर देंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने इसको डिराइव किया क्या है 1/80 माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू 8। ठीक है तो टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी a नॉट है, कितने टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए आधी हो जाए, यानी फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए हाफ हो जाए। यहाँ 80 की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन।
कितने टाइम के बाद जहाँ तक पहुँचेगा वही वैल्यू निकालनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन एक आवर में सपोज करके वैल्यू है ना, और इसी टाइम पे इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन में ए नॉट से ए नॉट बाई तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको हम टी हाफ से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट इक्वल टू टी टी हाफ। ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टी हाफ की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इनटू कंसंट्रेशन हो। ये आ गया हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने कैलकुलेट कर लिया सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसमें ले रहे हैं कि यहाँ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा लेंगे उतना कम टाइम लगेगा उसको उसकी हाफ लेगा, यानी आधी कंसंट्रेशन में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसका भी यूज करते हैं कि हाफ लाइफ का भी यूज करते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे मिल गया कि हाँ यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x वाला ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x वाला ग्राफ, ठीक, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। हमने एक चीज देखी है कि जब टी हाफ की वैल्यू हम कैलकुलेट करके जीरो ऑर्डर के लिए किया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था और सेकंड ऑर्डर के लिए, तो वहां से एक रिलेशन बात है फॉर जीरो ऑर्डर इसलिए जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी, टी हाफ की वैल्यू आएगी a नॉट अपॉन 2। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। सेकेंड ऑर्डर के लिए भी क्या है टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ से हम एक जनरल रिलेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे ए नॉट का या एक पावर माइनस हो गया और माइनस हो गया, यहाँ पर एक और माइनस हो गया, तो क्या होगा जितना ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे उसको और एक होगा। इन्हें थोड़ा सा के लिए क्या हो जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट की पावर n माइनस, ठीक है। यही कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 है, n माइनस 1 माइनस सॉरी 1 माइनस, ठीक है। अगर यहाँ देखिए अगर आप फॉर nth ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए देखिए तो n क्या हो जाएगा 0 पुट करके यहाँ पे जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 यानी कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट की पावर डिपेंड ही नहीं करेगा। 2 रख देंगे तो 1 - 2 = -1 देंगे हमारा थर्ड ऑर्डर के लिए। n क्या है यहाँ पे एक्चुअली क्या है n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है कि हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 1 माइनस n। ये जनरल फॉर्मूला है हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर के बारे में हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का भी सब पढ़ लिया है। ग्राफ याद रखिएगा आप लोग, इसके बीच में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सपोज करिए आपके पास जीरो ऑर्डर
जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो कौन किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं? डायरेक्ट इसके लिए क्या करते थे, एटी वर्सेस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डिक्रीजिंग स्लोप होता था, नेगेटिव स्लोप होता था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln of 80 और यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप। सेकेंड ऑर्डर में हमने देखा क्या करते हैं, इसके बीच में प्लॉट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए वन अपॉन 80 वर्सेस टाइम, ग्राफ कैसा था, ऐसा, ठीक, स्ट्रेट लाइन। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया जाए कि मान लीजिए ये दे दिया है ऑर्डर क्या है, ये ग्राफ है ln of 80 वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो आप बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए किसके बीच में स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद रहेगा तो आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो खत्म हो गया, अब बात होती है कि रेट जो है डिपेंड किस पे करता है। अभी तो सिर्फ एक चीज करने का है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड रेट जो एक्सप्रेशन वही से डिराइव हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, ठीक। इसकी पावर जो आती थी उसी को हम लिख देते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वहीं से पूरी कहानी चलती थी। फिर बाद में ये पता चला कि टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। कोई भी रिएक्शन में अगर आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, लेकिन टेम्परेचर जनरली क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी दूसरा फैक्टर भी डिस्कवर हो गया, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन की, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उस वाले फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ टेम्परेचर से क्या होता है। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले एक जनरल फार्मूला डिराइव किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स में लोगों ने डिराइव किया कि अगर आप टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन क्या है 10 डिग्री है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, ठीक है। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे और मान लीजिए आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट की वैल्यू आ रही है 8 और यहाँ से टेम्परेचर आपने बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। तो अब इसका रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप 20 डिग्री से 30 डिग्री पे गए तो ये हो जाएगा 2r का 4r, यानी फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। सो लिख लीजिए आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रिएक्शन का, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये तो एक थियोरेटिकल था कि आप जनरलाइज बात कर रहे हैं। अगर आपको सपोज करें 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रेट से पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 23.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके लिए तो ये बात ही नहीं है, 10 डिग्री बढ़ा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बोल दिया ठीक है रेट क्या है आपका, आपने टेम्परेचर क्या हुआ 0 से डिग्री से राइज कर दिया कहाँ तक 50 डिग्री, पूछा गया कि बताइए रेट पे क्या है। यहाँ से आपने कैलकुलेट करके देख लिया कि पहले R 0 डिग्री रहा होगा, टेम्परेचर किस पे R रहा होगा, अगर आपने 10 डिग्री लिया इसकी वैल्यू हो जाएगी 2R, 20 डिग्री तक पहुंचे ये हो जाएगा 4R, 30 डिग्री तक पहुंचे ये हो जाएगा 8R, 40 डिग्री पहुंचे तो ये हो जाएगा 16R, और 50 डिग्री पे क्या हो जाएगा ये 32R है, 32 टाइम्स रेट हो जाएगा
वो फास्ट हो जाएगा। 32 टाइम्स यानी एक बार टेम्परेचर बढ़ा है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इसलिए वेट भी हो जाएगा एक्चुअल में जो इनिशियल वेट है उसके पावर में 2 रेज़ टू पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स टेम्परेचर is raised the amount of 10 इन क्या है? यानी कितनी बार टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो रेट में डिफरेंट फैक्टर आएगा, वो क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 मतलब 32 टाइम्स। कहीं भी आता है 32 टाइम्स। तो जनरल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो कितने फैक्टर, मतलब इस फैक्टर में नहीं हो रहा है, 10 के टर्म्स में नहीं हो रहा है,